नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंडे मॉर्निंग हम देख रहे हैं एक बार फिर से ग्लोबल संकेत हैं वो काफी ज्यादा धमाकेदार नजर आ रहे हैं। अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यहां पर तो कुछ आप कह सकते हैं कि खरीदारी हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। 60 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है, लेकिन डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स यहां से जो संकेत आ रहे हैं वो कमजोरी के हैं, गिरावट वाले हैं, तो इन पर नजर रखने की जरूरत होगी। डाउ फ्यूचर्स 384 अंक नीचे है और 268 अंकों के आसपास की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और रूस यूक्रेन मामले में क्या नए अपडेट खासतौर से वीकेंड पर निकल कर आए हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। सबसे पहला तो ये कि आप बहुत क्लोजली रूस यूक्रेन के सारे अपडेट्स को ट्रैक करते रहे हैं इस वीकेंड पर भी, जरा बताइए क्या कुछ हुआ है। नेहा, इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि हर आधे एक घंटे में स्थिति बदलती हुई दिख रही है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ खराब खबरें भी मेरे पास हैं। तो अब डिसाइड करना पड़ेगा बाजार को किस तरफ जाना है। बट एक बड़ी खबर नेहा कल शाम निकल कर आई है, जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर जाने को कहा है। अब ये काफी लंबे समय बाद आप न्यूक्लियर फोर्सेस की बात सुन रहे हैं, तो ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय बनता है। साथ ही बेलारूस जो इनकी नेबर है, अब वो रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स अपनी जगह पर रख पाएगी। और इसके साथ ही अभी अभी खबर आ रही है कि बेलारूस भी अब रशिया के साथ वॉर में जुड़ रही है और अब बेलारूस की सेना भी मिलकर यूक्रेन पर अटैक कर सकती है। आज ही सुबह ये अभी थोड़ी देर पहले खबर आती हुई दिखी है। यूएन ने अपनी जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन बुलाया है, जो आज शाम 8:30 बजे होने वाला होगा। बहुत रेयर होता है कि ऐसा इमरजेंसी सेशन बुलाया जाए, तो डेफिनेटली यहां पर आपको रखनी है नजर। काफ़ी जगहों पर रूस में यूक्रेन में लड़ाई जारी है। हम देख रहे हैं काफ़ी शहरों के लिए लड़ाई चल रही है। खार्किव जो इनका सेकंड बिगेस्ट शहर है, उसका कंट्रोल रूस और यूक्रेन के बीच में ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है। अभी वापस यूक्रेन के कंट्रोल में आ गया है। टेम्परली हमने देखा था कि रशिया के कंट्रोल में आ गया था। राजधानी कीव में तो हम देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से घमासान युद्ध चल रहा है और अभी भी वहां पर आप गोलीबारी देख रहे हैं। पर इसके सामने हमने देखा है कि अब यूएस और यूरोप भी पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं। ये अपनी सेना तो नहीं भेज रहे हैं, बट मिलिट्री सहायता भेजी जा रही है। आर्म्स, वेपन्स, मिसाइल्स, एयर सपोर्ट, फ्यूल, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सब यूरोप के सभी देश और साथ ही यूएस यूक्रेन को भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमने देखा है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का इस वॉर में अब हो चुका है, तो यहां पर भी आपको रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स सैंक्शंस की अगर आप बात करें तो ओवर द वीकेंड काफी सारे और सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। एक तो जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है, कई सारे रूस के बैंक्स अब उससे हटा दिए जाएंगे। इसका इंपैक्ट आज आप देखेंगे स्पेशली रशियन रूबल पर आपको रखनी चाहिए नजर। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके कुछ एसेट्स पर भी रोक लगा दी सकती है। ये बहुत रेयर होता है कि किसी नेशन के आप सेंट्रल बैंक पर एक्शन ले रहे हैं, बट डेफिनेटली अब ये भी होने वाला है। यूरोप के सभी देशों ने रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो वहां पर एक सहमति बनती हुई दिखी है। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरोव, उनके एसेट्स पर भी अब रेस्ट्रिक्शंस लगते हुए आपको दिख रहे हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स रशिया के यूजर्स और रशियन मीडिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं, एक्सेस पर रोक लगाई जा रही है। इसके अलावा इलॉन मस्क ने कहा है कि यूक्रेन के ऊपर अब वो उनका जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है उसकी सुविधा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि बाकी जो वेस्टर्न देश हैं अब वो सारे के सारे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ हो गए हैं। डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। बेलारूस अब रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है। और सबसे चिंताजनक बात जो कल शाम को आई, न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया, तो वहां पर हमारी नजर है। बिल्कुल, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो रूस यूक्रेन मामला है इसका तो अपडेट अभी आपको दीपांशु ने दिया ही। मार्केट पर असर क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे, एंड ऑफ कोर्स भारत के आप कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि से कैसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दीपांशु तो मेरे सहयोगी बने ही हुए हैं, अमरीश पांडे, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, आपके लिए एक और सवाल होगा। आपने ये तो बता दिया कि रूस यूक्रेन मामले में पिछले हफ्ते से अब तक क्या क्या अपडेट है, जरा बताइए कि पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है और आज कौन से इवेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो अभी हम देख रहे हैं कि बेलारूस भी जुड़ रहा है, न्यूक्लियर अलर्ट कर दिया है।
उसका इंपैक्ट आज सुबह आप बाजार पर होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते थर्सडे फ्राइडे का एक्शन काफी पॉजिटिव रहा, पर उसके विपरीत अभी आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा ऊंचाई से फिसला है। ओवर द वीकेंड जो लेवल्स एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहे थे वो अब आपको नहीं दिखेंगे। डाउ फ्यूचर्स 400 अंक 1.25% नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 2% नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो जो फ्राइडे का सेंटिमेंट बाजार लेकर गए थे, उसके बाद जो वीकेंड का डेवलपमेंट हुआ है उसका असर आप सभी एसेट क्लासेस पर इस समय आते हुए देख रहे हैं। कच्चा तेल अब उछलकर फिर से ऊपर जा रहा है, $101 के पार आपको ब्रेंट दिखेगा, जो फ्राइडे को $98 पर था, तो वहां पर एक जबरदस्त तेजी बन रही है। सोना $1900 के नीचे फिसला था ओवर द वीकेंड, अब $1915 पर आ गया, तो वापस सेफ्टी एसेट्स में आप खरीदारी आते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटी बाजार में बड़ा असर इसका पड़ते हुए दिख रहा है। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो काफी अहम इवेंट्स होने वाले हैं। कल जो बाइडेन साहब अपना पहला स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका की स्थिति को लेकर, और स्पेशली इस समय जो रशिया यूक्रेन की बात चल रही है। इसके अलावा नई महीने की शुरुआत है, तो काफी सारा आप अहम डेटा जो हर महीने आते हुए देखते हैं वो देखेंगे। जॉब्स डेटा आने वाला है यूएस का, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जेरोम पावेल साहब यूएस कांग्रेस के सामने बयान देने वाले हैं फेड पॉलिसी से पहले, जहां पर रेट्स बढ़ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जहां पर आप बाजार को रिएक्ट करते हुए देखेंगे। फ्राइडे की बात करें तो दमदार सेशन था, वैसे अब उसका उतना मायने नहीं है, बट फ्राइडे को हमने देखा कि लगभग 1.5 साल में डाउ के लिए सबसे बेहतरीन दिन रहा, जहां पर आपने देखा 835 अंकों की बढ़त डाउ में बनती हुई देखी। नैस्डैक पर अच्छा एक्शन था, अक्रॉस द मार्केट हमने अच्छी खरीदारी देखी। बट यही है कि अब बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिचुएशन पिछले 48 घंटों में पूरी तरह से बदल चुकी है। तो काफी कुछ डेवलपमेंट दिखा है और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट एक्शन हमने इक्विटी और कमोडिटी मार्केट दोनों में पड़ता हुआ देखा है। चलिए, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक की है। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, पूरी डिटेल लेकर हमारे संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग, जरा बताइए क्या कुछ हुआ है इस बैठक में। गुड मॉर्निंग नेहा। भारत की चिंताएं लगातार इस बात को लेकर है कि विदेश में जो भारतीय नागरिक हैं फंसे हुए इस समय, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जा सके। और कल की जो बैठक थी उसमें भी प्रधानमंत्री ने इसी बात पर पूरा फोकस किया है कि जितने भी नागरिक वहां हैं उनको सुरक्षित कैसे भारत लाया जाएगा, और उनको सुरक्षित लाने के लिए जो नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन की, जैसे कि पोलैंड है, हंगरी है, उन सब से किस तरह से और जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनको और मजबूत करना है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कल जो विदेश मंत्री है उनको भी निर्देश दिए हैं। और कल प्रधानमंत्री की बैठक के तुरंत बाद विदेश मंत्री ने पोलैंड के मंत्रियों से बात भी की है। कल की बैठक में एक ऑपरेशन गंगा को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया था विदेश सचिव के द्वारा, और उस प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि अभी तक हम 4 विमानों से लेके आए थे, अब आज मंडे से 7 और विमान इस इवैक्यूएशन प्रोसेस में लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये दूसरी बड़ी बैठक थी। गुरुवार को एक बैठक की थी प्रधानमंत्री ने, जो कि इस पूरे मामले को लेकर थी, और कल जो बैठक है उसके बाद इस प्रक्रिया को और तेज किया गया है। 7 और विमान आज से इवैक्यूएशन के प्रोसेस में लगेंगे। इसके अलावा जो क्रूड की प्राइसेस है उनको लेकर सरकार की नजर लगातार है, और आज शाम कुछ इस पर भी बयान आ सकता है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। जी ओके अमरीश, शुक्रिया वो डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। वैसे तो हमने कैश मार्केट में लगातार बिकवाली बनते हुए देखी एफआईआईज की तरफ से। अभी भी अगर नजर डाली जाए तो कैश मार्केट में शुक्रवार को हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली 4,470 करोड़ की देखी है। हालांकि इसके ठीक विपरीत डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 4,318 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। एफएनओ स्पेस की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से 3,658 करोड़ के आसपास की खरीद हमने बनती देखी है। तो जिस तरह के संकेत मंडे मॉर्निंग निकलकर आ रहे हैं, ग्लोबल संकेत, उस पर हम बात करेंगे। और आज बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। रूस यूक्रेन के मामले में हम देख रहे हैं लगातार नए अपडेट आते चले जा रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स लुढ़क गए हैं। क्या रणनीति सर आज अपनाई जाए? देखिए, खबरें दोनों तरफ की आती दिख रही। गुड मॉर्निंग नेहा। देखो, कुछ अच्छी हैं तो कुछ खराब भी हैं। एक और जहां दोनों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जो सब कुछ मूल माहौल अमेरिका में बाजारों में आपको दिखा वीकेंड पर, और ऐसा लग रहा था कि बातचीत के जरिए अब मामला सुलझने की तैयारी में। उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति का ये बयान कि उनकी जो न्यूक्लियर ताकत है उसको तैयार कर लिया जाए और हाई अलर्ट पर रखा जाए, इसने सारा मूड माहौल बिगाड़ा है। इसी की वजह से अब आप देख सकते हैं कि बाजारों का मूड फिर से खराब होता दिख रहा है। अदरवाइज वीकेंड पर आप देखें तो
300 350 पॉइंट ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी और 17,000 के बेहद करीब खुलने की तैयारी में थे। डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर हुए, हालांकि पैनिक वाली बात अभी नहीं दिख रही है, निचले स्तर से रिकवर करते हुए दिखा है, लेकिन दिक्कत तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अब भी अनिश्चितता बढ़ रही है दोनों तरफ से। एक तरफ यूक्रेन के समर्थन में सारे देश आते हुए दिख रहे हैं, तो रशिया भी अपने आप को और ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, और लड़ाई 4 दिन के बाद भी अभी तक चलती हुई दिख रही, कहीं कोई इसमें रुकने थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सो सिचुएशन वैसी है जैसे हमने शुक्रवार के दिन देखी थी, तो अभी भी लड़ाई है और स्टेटमेंट दोनों तरफ से जो आ रहे हैं वो कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं नहीं। अब आज भी और आगे आने वाले 1-2 दिनों में लगातार इसी बात पर फोकस रहेगा कि किस तरह के स्टेटमेंट दोनों तरफ से आते हैं और उसी के दम पर बाजार ट्रेड करेंगे। फिलहाल इन सारे संकेतों को मिलाकर देखें तो थोड़े से डर का माहौल है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे में देखते हैं, हम शुरुआत करने के बाद 16,425, 16,475 निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है और 16,800, 16,850 ऊपर की तरफ रुकावट की रेंज। इस रेंज की किसी एक तरफ निकले फिर उसके बाद देखेंगे क्या किस तरह का बड़ा मूव आता है। तो पहले सपोर्ट और रुकावट की रेंज ये आपके लिए निकल कर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,550, 35,775 ये तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 36,650, 36,825 ये वो रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में रुकावट आती हुई दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं, खबरों के दम पर होगा। अगली खबर कौन सी आएगी, किस तरह की आएगी, किसकी तरफ से आएगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो वही वाला फॉर्मूला है जो पिछले हफ्ते था, ट्रेडिंग पोजीशन को मिनिमम रखें, सावधानी के साथ ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें और ना करें तो बेहतर मार्केट को सेटल होने दें। इन्वेस्टर्स के लिए बीच बीच में आपको तेज गिरावट में जब भी मौके मिले तब आपको धीरे धीरे पैसा डालना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के साथ इस हफ्ते की शुरुआत करनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच आज मंडे मॉर्निंग बताने के लिए कि हमारे दर्शकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए एंड ऑफ कोर्स रेंज क्या रहेगी। मैं रिपीट कर देती हूं दर्शकों की सहूलियत के लिए, 16,425, 475 निफ्टी के लिए ये आज सपोर्ट रेंज का काम करेगी। ऊपरी साइड में 16,800, 850 ये एक अपर बैंड होगी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर जो सपोर्ट रेंज होगी वो 35,550 और 35,775 के पास अनिल सर को दिखाई दे रही है, जबकि अपर बैंड कहीं भी 36,650 से 36,825 के पास नजर आ रहा है। चलिए ये तो हमने आपको बता दिया कि आज आपको क्या रेंज पकड़ के और क्या रणनीति अपनाकर काम करना है। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव का असर क्या दिखेगा, कब तक ये मामला खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है और निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी है, हमारे साथ उस पर बात करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, अब गोइंग फॉरवर्ड आप कैसा मूड माहौल देख रहे हैं, क्या किया जाए? शुभ प्रभात मिसेस आनंद। और हमें लगता है कि ये मार्केट जो है ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं उनके हिसाब से ही ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आम निवेशक को क्या सोचना है वो क्लियर है। आम निवेशक को गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए अगर उसके पास कैश है तो। अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को बेचना नहीं चाहिए। अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स जो उसने ट्रेडिंग में ले रखे हैं उसके अंदर ऑब्वियसली उसको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि ऐसा समझा जा रहा था कि ये जो एक एक्शन होगा ये स्विफ्ट एक्शन होगा और यहाँ पे सरकार चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, रेजिस्टेंस है और शायद कहीं पे प्लानिंग रशिया की थोड़ी वीक हो गई और इस बीच जो सैंक्शंस हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये अभी तैयारी बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं बेलारूस के अंदर कि भाई दोनों के बीच में बातचीत होगी, जो उनका एक नदन नेबर है। अब देखते हैं, साथ ही में जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी आज बुलाई जा सकती है, जिसका कल पैसेज तो हो गया बिल का कि आज होगी मीटिंग, जिसके अंदर इंडिया ने और चीन ने और यूएई ने एब्सटेन किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये मार्केट थोड़ा गिर सकता है, लेकिन जिस भी इन्वेस्टर का व्यू 3 महीने से ऊपर का हो उसको बाकायदा यहाँ पे लेना चाहिए और ये तैयार रखना चाहिए कि आपके पास जो भी है वो आप अगर जो स्टॉक्स आपने लिए हैं उनके अंदर ऊपर जाएं तो आप बखूबी उसके अंदर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो बाकायदा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म होल्ड भी करें अगले 3-4 महीने के लिए तो भी मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की दिक्कत होगी। तो जो लेवल्स अनिल जी ने बताए हैं और जो स्टॉप लॉसेस उनके साथ काम करते रहें।
ओके शर्मा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और निवेशकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए। तो क्लियरली निवेशकों के लिए खासतौर से 3 से 4 महीने के लिहाज से जो पैसे लगा रहे हैं उनके लिए डिप्स पे खरीद का मौका है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो क्या कुछ करना है हमने समझ लिया, लेकिन आज के लिए स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट क्या कहती है इस पर बात करेंगे और मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि क्या ट्रिगर्स हैं आज के लिए, कौन से खबरों वाले स्टॉक्स पर नजर रखें? डेफिनेटली गुड मॉर्निंग नेहा। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो कुछ कैश की कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। हुतमाकी इंडिया और वेदांत फैशन हाल ही की लिस्टेड कंपनी है वेदांत फैशन, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। EID पैरी बोर्ड की बैठक है सेकंड इंटरिम डिविडेंड के लिए। इसके अलावा आपके Q3 का GDP डेटा आएगा इंडिया का, वहाँ पे नजर रखिएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसका नेक्स्ट सीरीज जो है उसका सब्सक्रिप्शन जो है आज से खुलेगा और 4 मार्च तक रहने वाला है। इशू प्राइस जो है 5,109 रुपये प्रति ग्राम का है। DPIIT जो है आज पोस्ट बजट वेबिनार जो है PM गति शक्ति जो योजना थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं होने वाला है ये जो ओवरऑल वेबिनार है, तो इसके ऊपर आपकी नज़र रखनी है और PM इसको एड्रेस भी करने वाले हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र जो है वो आज 8:30 बजे से शुरू होने वाला है, तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इजी ट्रिप प्लानर्स बोनस जो दिया था 1:1 का, उसकी आज एक्स डेट है। रेन इंडस्ट्रीज मुनाफे से घाटे में आ चुकी है, 307 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 97 करोड़ का घाटा है। डिफर्ड टैक्स के चलते इसका यहाँ पे लॉस हुआ है। हालांकि मार्जिन भी गिरे हैं, 14.4% से गिर के 12.1%। यहाँ LIC के IPO के लिए एक अपडेट आया है। LIC में विदेशी निवेशक को सरकार की मंजूरी मिली है। 20% तक जो विदेशी निवेशक है उनके प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है ऑटोमेटिक रूट से, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। भारतीय एयरटेल इंडस टावर यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि वोडाफोन PLC के साथ इंडस टावर में हिस्सा खरीदने के लिए करार किया गया है। करीब 4.7% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और हिस्सा जो है खरीदने का दाम 24 फरवरी के ब्लॉक डील से कम होने वाला है। जो पिछली ब्लॉक डील थी 227 रुपये प्रति शेयर के भाव पे हुई थी। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया पे नज़र इसके लिए भी रखनी है क्योंकि 3 मार्च को फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। प्रेफरेंशियल इशू QIP या किसी अन्य माध्यम से इक्विटी के जरिए भी फंड जुटाया जा सकता है। बायोकॉन यहाँ पे नज़र रखेगा क्योंकि वियाट्रिस INC को बायोकॉन के एसेट का अधिग्रहण जो है वो ये करने वाले हैं। करीब 2,500 करोड़ के आसपास की ये डील है। कैश प्लस स्टॉक में ये डील जो है वो की जाएगी। बाटा, लिबर्टी शूज़, लिंक पेंस, नवनीत एजुकेशन, JK पेपर जैसे काउंटर्स पे नजर रखेगा क्योंकि मुंबई में 2 मार्च से अब स्कूल खुलने वाले हैं। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, जितने भी ऑटो काउंटर्स है और जितने लॉजिस्टिक्स काउंटर्स है, गति, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसे काउंटर, उन पर नजर रखेगा क्योंकि 2 पहिया वाहन जो है उनको ढोने के लिए जो बड़े ट्रक ट्रेलर है उन पे 3 डेक्स की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से। मारुति सुजुकी वैगनआर का नया वर्जन जो है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है और मेट्रोपोलिस में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 24 फरवरी को करीब 10.48 लाख शेयर जो है वो मार्केट में बेचे, यानी कि 2.05% के आसपास का हिस्सा जो है वो यहाँ पे बेचा गया है। ओके, शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर नजर रखने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ है। ओके, चलिए इससे पहले कि हम यहां पर ब्रेक लें, आपको बता दें कि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है, ये बताते हुए कि बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर हथियार रखने की अनुमति है। तो राजधानी कीव के लिए भी यहां लड़ाई जारी है और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में लगातार वीकेंड से ही निकल कर आ रही है वो ये कि रूस के साथ मिलकर अब यूक्रेन पर ये करेगा हमला। तो पहले भी हमने देखा था, ये पिछले हफ्ते ही डेवलपमेंट निकल कर आई थी कि बेलारूस की जो सेना है उसने भी रूस को अपना साथ दिया है, लेकिन अब ये जो खबर है पूरी प्लानिंग के साथ निकल कर आ रही है कि बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर हथियार रखने की अनुमति है। यूएसपी यूक्रेन को सैन्य सहायता देगा, ये यूक्रेन के साइड से यूएस का डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है, जबकि बेलारूस है वो अब युद्ध में शामिल होगा और रूस का साथ देगा। बेलारूस की जो सेना है वो अब रूस की सेना के साथ मिलकर यहां पर युद्ध आगे बढ़ाएगी। जान लेते हैं कि आज अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से क्या ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों के लिए आई। तो चॉइस ब्रोकिंग M6 खरीदने की रेकमेंडेशन दे रहे 1326 के टारगेट के साथ। अनराठी सिक्योरिटीज टाटा स्टील खरीदने की रेकमेंडेशन है 1180 के टारगेट के लिए। निर्मल बंग सिक्योरिटीज GNFC में खरीदारी की रेकमेंडेशन 560 के पास दे रहे हैं। GSFC में बाय के साथ टारगेट 126 का है, स्टॉप लॉस 116 का लगाना है। चलिए, हमने आपको ट्रेडिंग कॉल्स तो दे दी, लेकिन अब कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट्स रखते हैं आपके सामने। ग्लोबल संकट
के बाद किन शेयरों ने दिया है धमाकेदार रिटर्न, इस पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपकी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, जरा बताइए कौन से स्टॉक्स में रहा है दमखम और कौन प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले स्टॉक है ब्रिटानिया। एक ऐसा स्टॉक है जिसका विन रेट अगर आप देखें तो 100% रहा है। जब बाजार में रिकवरी आती है तो 3 महीने, 6 महीने और 1 साल, यहाँ पर हमने 5 वॉर लाइक सिचुएशंस को एनालाइज करके देखा और 5 बार जो है ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक साबित हुआ है जिसने हर बार काफी शानदार रिटर्न दिया। अगर आप इसके 3 महीने का औसत रिटर्न देखें इन 5 वॉर लाइक सिचुएशंस में तो करीब 29% रहे। 6 महीने में भी अगर आप देखें तो बहुत शानदार रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं और 1 साल की भी बात की जाए तो करीब 58% के रिटर्न जो है ब्रिटानिया ने दिए है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर विन रेट के लिहाज से आते हैं M&M। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो विन रेट है काफी बढ़िया, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में देखें तो 5 में से 4 बार ये स्टॉक ऐसा रहा है जिसने काफी बढ़िया जो है रिटर्न साबित किया। अगर 3 महीने का औसत रिटर्न देखें तो करीब 25% के आसपास है। 6 महीने के रिटर्न्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी शानदार तेजी देखने को मिली है और 1 साल में करीब 85% का शानदार रिटर्न जो है M&M ने दिया है। इसके अलावा 6 महीने का ट्रेंड अगर आप देखें तो क्योंकि ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है जो ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी ऐसा है जिसमें जो प्रदर्शन है काफी बढ़िया देखने को मिला है। श्री सीमेंट है, इन्फोसिस है, विप्रो, ये भी एक ऐसे स्टॉक रहे हैं जो 5 में से 4 बार जो इन्होंने काफी शानदार रिटर्न दिए। विप्रो ने 3 महीने के औसत 6 महीने का रिटर्न देखे तो 70% दिए हैं। इन्फोसिस ने करीब 50%, श्री सीमेंट ने देखें तो 62% की तेजी दिखाई है। इसके अलावा साल के हिसाब से भी अगर आप देखें तो रिकवरी के लिहाज से टाटा मोटर्स भी जो है ऑटो स्टॉक्स तो लगातार फोकस में रहती है। यहाँ पर भी 1 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो करीब 160% है। तो लंबी अवधि के लिहाज से क्लियर कट जो है टाटा मोटर्स है। हालांकि बात यह है कि यहाँ पर विन रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन विन रेट के लिहाज से आपको स्टॉक देखना है तो ब्रिटानिया एक ओवरऑल जो है काफी बढ़िया परफॉर्मर साबित हुआ है। ओके आशीष, शुक्रिया अब वो एक्सक्लूसिव रिसर्च अपडेट रखने के लिए। चलिए अब बाजार में एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आपको क्या रणनीति मंडे मॉर्निंग अपनाकर चलनी, कौन से स्टॉक्स में पैसे लगा के होगा फायदा। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि आज आपकी नजर कहाँ है निफ्टी में एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल नेहा जी, देखिए लास्ट वीक फ्राइडे के सेशन में हमने एक उछाल देखा था। मेरा ये मानना है कि वो उछाल है वो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए और ये पुल बैक रैली है। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन अभी भी नहीं मिल रहे, जो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक प्ले है। ऊपरी स्तरों पर 16,800 तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 16,550 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और खरीदारी करके चलने की होगी सलाह। और वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति पे ही फोकस करना चाहिए इस बाजार की वॉलेटिलिटी में। और जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है LTTS, IT स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी, जहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से एक पुल बैक हमें नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। 4550 के टारगेट होंगे और 4340 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं दूसरा स्टॉक जो बैंकिंग स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी। 1830 के स्टॉप लॉस है, 1900 के टारगेट्स होंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां कहां आज इक्विटी मार्केट में कमाई के मौके दिख रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बाजार में अभी भी ऐसे कई शेयर हैं जो कोविड के समय के निचले स्तर पर मौजूद हैं। अब कौन से हैं वो शेयर, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। वरुण, जरा बताइए क्या डिटेल है आपके पास? डेफिनेटली नया, तो ये वो स्टॉक्स है जो कि काफी अंडर परफॉर्मर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कोविड लॉस से निफ्टी में करीब 100-150% के आसपास की रैली हुई है। हालांकि ऊपरी स्तर से करीब 13-14% के आसपास नीचे आ चुका है निफ्टी, लेकिन इन स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो या तो कोविड लो के आसपास है या तो कोविड लो के कुछ तो नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इनमें से कौन से हैं। मान अगर गैस देखिए, कोविड लो जो था 664 का था, अभी भी करीब 700-750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्पंदना स्फूर्ति को देख लीजिए, 331 के आसपास का कोविड लो था, अभी भी करीब 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा ही हाल उज्जीवन फाइनेंशियल्स, JM फाइनेंशियल, धनी सर्विसेज, आप देखिए लगातार इस काउंटर में तो पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने मिली है। 64 के आसपास का कोविड लो था और अभी भी उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्साइड, कैस्ट्रॉल, जॉनसन्स कंट्रोल, ये तमाम वो कंपनियां हैं जहां पे आपको देखने मिलेगा कि ये स्टॉक जो है वो कोविड लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं या फिर उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट जो अगर उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन के बीच में तनातनी चल रही है, अगर इसमें मार्केट गिरता है तो हो सकता है कि इन काउंटर्स में और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो उतनी खराब स्टोरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें हर एक स्टॉक के साथ है। इसके लिए कोविड लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आप महानगर गैस को देख लीजिए, जिस तरह से गैस की
की कीमतें बढ़ी है, इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई है सीएनजी पीएनजी की, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन को सस्टेन नहीं कर पाए हैं, वो इंपैक्ट देखने मिला। कैस्ट्रॉल का भी यही हाल है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है, इनके मार्जिन पे इंपैक्ट होता है, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। उज्जीवन फाइनेंशियल, जेएम फाइनेंशियल, धनी सर्विसेज का अगर आप देखेंगे तो फंड्स की तरफ से बिकवाली हो रही है, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर स्टॉक की स्टोरी थोड़ी अलग है। अब ये तो कहना काफ़ी मुश्किल है कि फंडामेंटली ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं कि नहीं है, लेकिन हाँ, ये वो स्टॉक्स है जो कि अपने कोविड लो के आसपास या कुछ उसके नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उबाल जारी। हम देख रहे हैं लगातार 7.5 साल की ऊंचाई पर कच्चा तेल बना हुआ है, और ऑफ कोर्स जो रशिया यूक्रेन के बीच में तनातनी बढ़ती चली जा रही है और सैंक्शंस का दौर एक के बाद एक आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके चलते हमने देखा है कि कच्चे तेल की कीमतों में आगे और तेजी का संकट बन गया है। इसी के मद्देनजर गोल्डमैन सैक्स ने ब्रेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि यहां से कीमतों में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। एक महीने का ही उन्होंने अपना प्राइस टारगेट है $95 से बढ़ाकर $115 कर दिया है, और मानते हैं कि छोटी अवधि में ये 110 के बाद $120 का स्तर बहुत तेजी से छू सकता है अगर इसी प्रकार ये संकट बना रहे। चलिए, आज मंडे मॉर्निंग कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि कच्चे तेल में अब यहां से क्या रणनीति होगी, गिवन द फैक्ट कि $103 के पास ब्रेंट दिख रहा है। हाँ जी, देखिए, जो थ्रेट परसेप्शन बढ़ चुका है, जो सैंक्शंस के बाद और स्विफ्ट के ऊपर भी जो एक्शंस लिए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो उसके बाद में और खास करके जो गिरावट भी पिछले हफ्ते देखी गई थी, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, और ऐसा लगता है कि ये जो मूव है ये और 3 से 4% बढ़ सकता है एक गैप अप ओपनिंग के बावजूद। तो आज के सेशन में काफी बढ़िया तेजी क्रूड ऑयल में देखने मिलेगी, और ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट्स में 7,300 से 7,400 के स्तर देखने मिल सकते हैं। और सोने चांदी में क्या रणनीति होगी? देखिए, सोने में भी 1% तो एटलीस्ट गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद मेरा मानना है कि करीबन और 400 से 500 पॉइंट की तेजी आ सकती है, यानी ओवरऑल लगभग 2% की तेजी हमें दिखाई दे सकती है प्रीवियस क्लोजिंग से। तो दोनों ही काउंटर्स में बाइंग की सलाह। ठीक है, पॉइंट टेकन। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सक्लूसिव रिसर्च का रुख करते हैं। युद्ध जैसे संकट के बाद कैसी रहती है निफ्टी और डाउ की चाल, इस पर विस्तार से एक्सक्लूसिव रिसर्च करके मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताइए कि अमूमन ऐसी जब स्थितियां उत्पन्न होती है, आपातकालीन स्थिति या युद्ध जैसी स्थिति होती है, निफ्टी डाउ कैसे बिहेव करते हैं, क्या चाल होती है? बिल्कुल, देखिए, इस एक्सक्लूसिव रिसर्च में हमने 6 वॉरलाइक सिचुएशंस को जो है एनालाइज किया है। इसमें सितंबर 11 के अटैक्स हैं, इसमें जब सोवियत अफगानिस्तान में इन्वेड कर रहा था उसकी जो है डेटा है हमारे पास, इराक कुवैत का जो मामला था उसका है, कोरियन वॉर है, जर्मन और फ्रेंच के बीच में जो हुई थी घटना उसका भी जो है विश्लेषण है हमारे पास। तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत ही स्वाभाविक है कि ग्लोबल मार्केट्स में तो जो है गिरावट आती है, लेकिन गिरावट कितनी आती है समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स में जो है डाउ जोन्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे क्राइसिस में जो है जो 6 बार हमने एनालाइज करके देखा है, डाउ जोन्स जो है करीब करीब 11% गिरता है, और 3 महीने में जो रिकवरी आती है वो काफ़ी शानदार है। लेकिन निफ्टी में भी अगर आप देखें, क्योंकि ज़्यादातर ये 6 घटनाएं जो मैंने बताई, इसमें निफ्टी की चार्टेड हिस्ट्री आपके पास है नहीं, सिर्फ एक सितंबर 11 के जो अटैक हैं इसके बाद की निफ्टी की चाल है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इस समय यानी सितंबर 11 के अटैक्स के दौरान जो है 16.5% जो है निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन खास बात है कि रिकवरी का भी ट्रेंड अगर आप देखें तो डाउ जोन्स से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि गिरावट भी डाउ के मुकाबले निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिली थी। तो आप 3 महीने में डाउ की रिकवरी देखें तो करीब करीब 7% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, 6 महीने में करीब 12%, और 1 साल में भी अगर आप देखें तो राउंड फिगर 12% की जो रिकवरी है, तेज़ी है, वो आपको देखने को मिली। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिरावट भी डाउ जोन्स से ज़्यादा निफ्टी में देखने को मिलती है, तो स्वाभाविक है कि जो रिकवरी का भी ट्रेंड है वो भी आपको निफ्टी में काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। 3 महीने का रिटर्न देखिए काफ़ी शानदार है, 23% का उछाल जो है आपको निचले स्तर से देखने को मिला, 6 महीने में 34%, और 1 साल में अगर आप देखें तो नॉर्मलाइज 13.5% की जो तेज़ी है वो आपको देखने को मिली। और देखिए, सिचुएशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर 11 के अटैक्स में देखें तो डाउ जोन्स में करीब करीब 16% की गिरावट देखने को मिली थी, और 3 महीने में 24% की रिकवरी आई। जो इराक और कुवैत के बीच में मामला हुआ था, यहाँ पर भी बाजार में जो है 13% की गिरावट देखने को मिली। यूएसएसआर जो अफगानिस्तान में इन्वेड किया था तब करीब करीब 2% की गिरावट देखने को मिली, और 3 महीने में यहाँ पर रिटर्न का ट्रेंड देखें तो नेगेटिव रहा, 4% की
डी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। कोरियन वॉर है, यहाँ पर 12% ग्लोबल मार्केट्स गिरे थे। पर्ल हार्बर अटैक में 6.5% और जर्मन फ्रेंच के बीच में जो विवाद चला था इसमें भी 17% की गिरावट आपको जो है डाउ जोन्स में देखने को मिली थी। और सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि निफ्टी की चार्टेड हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है, तो सितंबर 11 के बाद के अगर आप रिकवरी देखें तो ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा जो है निफ्टी ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई है। ओके, तो निफ्टी ने दिखाया है डाउ के मुकाबले बेहतर दमखम। लेकिन चलिए, ये तो हमें आशीष ने बता दिया कि अब तक किस तरह का परफॉर्मेंस हमने दो बड़े इंडाइसेस की तरफ से देखा जब जब दुनिया में क्राइसिस की स्थिति हुई है। लेकिन दुनिया भर में जब बड़े संकट हुए हैं, डाउ का विस्तार से हम मूवमेंट समझेंगे, कितनी गिरावट आई, कितनी रिकवरी आई, किस टाइम फ्रेम में आई, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए क्या अपडेट है आपके पास और कैसी चाल अमूमन हमें देखने को मिलती है? देखिए नेहा, इस पूरे डेटा को एनालाइज करने के लिए एक्चुअली हमने 13 ऐसी बड़ी घटनाओं का विश्लेषण किया है जिसके बाद मार्केट में एक तो उन घटनाओं का क्या इम्पैक्ट देखने मिला और उन घटनाओं के बाद किस तरह का इम्पैक्ट देखने मिला है, इसके ऊपर हमने एनालिसिस किया है। और ये घटनाएं कौन सी है? आप कोविड देख लीजिए, जापान की सुनामी देख लीजिए, लीमन ब्रदर्स हो, एशिया का संकट हो, इस तरह की 13 घटनाएं जो है हमने कहीं ना कहीं एनालाइज की। और उसके बाद हमको ये समझ में आया है कि अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकट के समय डाउ में करीब औसतम इन 13 घटनाओं में करीब 16% के आसपास की गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देखने मिलता है। संकट के बाद अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में डाउ ने करीब 10%, 6 महीने में 14% और 1 साल में 18% के आसपास की रैली जो है वो डाउ में देखने मिली है। संकट के बाद अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में अगले 3 महीने में 13 में से केवल 3 बार ऐसे हैं जब नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिले, और नेगेटिव में भी जो सबसे अधिकतम नेगेटिव रिटर्न था वो 4% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन जो अधिकतम पॉजिटिव रिटर्न था या फिर रैली थी वो करीब 44% के आसपास की थी। यानी कि गिरावट जो कम होती है लेकिन जब तेजी आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा आती है। संकट के बाद अगर आप देखेंगे तो अगले 6 महीने में 13 में से सिर्फ 2 बार नेगेटिव रिटर्न थे और बाकी बार अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न देखे गए थे। निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकट के वक्त अगर आप देखेंगे तो करीब 16 से 17% के आसपास की गिरावट निफ्टी में आती है, लेकिन अगले 3 महीने में 9%, 6 महीने में 26.5% और 1 साल में औसतम अगर आप देखेंगे तो 35.5% के आसपास की रैली जो है वो निफ्टी में होती है। यानी कि निफ्टी का जो रिटर्न है वो डाउ से काफ़ी बेहतर रहता है। संकट के बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 6 महीने में या 1 साल में 5 से 4 बार पॉजिटिव रिटर्न देखे गए हैं। तो अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो निफ्टी हो या डाउ हो, संकट के बाद इनमें रैली काफ़ी जो है शार्प आती है। और पिछले 13 इंस्टेंसेस हमने देखे। आप कोविड का सबसे फ्रेश इंस्टेंस देख लीजिए, जब कोविड आया था तब डाउ में करीब 35% की गिरावट आई थी, उसके बाद 44% के आसपास की रैली जो अगले 3 महीने में हुई। निफ्टी को आप देख लीजिए, 37% की गिरावट थी, अगले 3 महीने में 38% के आसपास की रैली थी। तो इस पूरे डेटा को हमने 3, 6 महीना और 1 साल में कट किया है और 13 इंस्टेंसेस देखे हैं, और हर एक में एक ही बात समझ में आई है कि संकट के वक्त तो आप गिर जाएंगे, संकट के बाद उतनी ही शार्प रैली आपको देखने मिलेगी। ओके, तो शायद यही एक तरह से आप कह सकते हैं कि कारण है कि लगातार हमारे चैनल पर जितने एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो यही मान रहे हैं कि जो भी गिरावट आ रही है वो निवेशकों के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है खरीदारी करने का। चलिए इसी बीच फटाफट एक एशियन मार्केट्स का क्विक चेक ले लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी वहां पर किस तरह के ताजा संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी शो की शुरुआत में हमने देखा था तकरीबन 60 अंकों की स्ट्रेंथ थी, वो अब पूरी तरह से गायब होती हुई दिख रही है। 16,660 बिल्कुल सपाट कारोबार हम यहां पर होता हुआ देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स सारे बाजार खुल गए हैं, इनका एक बार जायजा ले लेते हैं। जापानीज मार्केट 77 अंकों की कमजोरी यहां पर नजर आ रही है। हैंगसेंग में भी 0.5% की कमजोरी, 164 अंकों की कमजोरी लेकर हम देख रहे हैं कि हैंगसेंग का जो बाजार है वो खुला है। इसके अलावा कॉस्पी पर नजर डाली जाए, थोड़ी स्ट्रेंथ सुबह के सत्र में दिख रही थी, लेकिन अभी अगर नजर डालें तो यहां पर बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है। ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव 57 अंकों की स्ट्रेंथ, स्ट्रेट टाइम्स में हम देख रहे हैं तकरीबन 31-32 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी मार्केट में देखा जाए तो $102 के बाद ब्रेंट है वो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं फ्रेश 7.5 साल की ऊंचाई पर ट्रेड होता देख रहे हैं। याद रखिए पिछले हफ्ते $105 तक का भी स्तर हमने इसे छूते हुए देखा था। WTI क्रूड की बात करें, इसको भी पूरी आप कह सकते हैं कि सहारा मिलता हुआ दिख रहा है, $96 के पार ये भी है। सोना चांदी ऑफकोर्स सेफ हेवन अपील का तो सहारा इन्हें मिला हुआ है ही, $1911-12 के पास हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, जो कि तकरीबन 9 से 10 महीने के हाइज हैं। और चांदी की भी बात करें तो 3.5 महीने की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड हो रहा है। भले ही हमने पिछले हफ्ते फ्राइडे को क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव देखी क्योंकि एक कमबैक यहां देखने को मिला था, एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन
फिर से जो आज संकेत है, सोने, चांदी, कच्चा तेल अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट में तेजी के ही नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।